यहाँ पे सभी को आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। सभी जो भी बिहार से, मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है, सभी का वेलकम है, सभी को हेलो। जब तक क्लास नहीं स्टार्ट हो रही तब तक हाय हेलो कर लीजिए, लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर हाय हेलो करने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर क्लास पे ही बात करेंगे, है ना। बाकी अगर आपके, चलिए तो क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, और आपका यहाँ पे राधे राधे बेटा, जो शांत भी हो, धीर भी हो और योद्धा भी हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को सभी को पता होगा, उस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको आपका धीरोदात बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? धीरोदात बोला जाता है। पर्वत की तलहटी जो होती है, उसमें जो पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं बताना है आपको। बेसिन बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं, या फिर आपका द्रोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे कि जो यहाँ पे पर्वत की वो जो होती है, ठीक है ना, पर्वत की तलहटी होती है, उसको क्या आपका बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उपत्यका जो है वो यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है आपके सामने, यहाँ पे उचित विकल्प का आपको चुनना है। आपेक्ष का यहाँ पर आपको विलोम बताना है, क्या होगा। असापेक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, निरपेक्ष होगा, या फिर आपका सापेक्ष हो जाएगा, ठीक है। बेटा गेट बैठ देना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। तो बोलोगे सर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। सर आपेक्ष का क्या होता है? निरपेक्ष होता है। बताइए क्या होगा यहाँ पे सही आंसर आपका। तो कहोगे सर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि अगर कोई हमसे कह रहा है कि आपेक्ष अब हमारे क्या है, उसी के निरपेक्ष है, ठीक है। तो सी वाला जो है वो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कौटिल्य का आपको बताना है विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। क्या बताना है आपको? कौटिल्य का विलोम शब्द बताना है। कौटिल्य का विलोम शब्द जो है वो आपका आज्रव हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पे देखो कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अब यहाँ पे त्रुटि आपको बताना है, कौन से वाले भाग में जो है वो आपको त्रुटि दे रखा है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, या फिर यहाँ पे कोई त्रुटि ही नहीं है। तो एक चीज समझो कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना जो है वो क्या लगता है, अच्छा लगता है ना। ये चीज सभी को पता होगा कि मुझे रेलगाड़ी में क्या अच्छा लगता है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अच्छा लगता है यहाँ पर होना चाहिए, ना कि आपका यहाँ पर ये होना चाहिए कि अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिए कि अच्छा क्या हो जाता है, यहाँ पर लगता है, ठीक है। अगला देखिए कि विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है, ठीक है। क्या विद्यालय में जलपान की उत्तर प्रथम है, इसका मीन्स यहाँ पर क्या होगा। क्लास को शेयर करके सभी लोग 100 के पार पहुंचाइए। जलपान के विद्यालय के अंदर क्या है, उत्तम यहाँ पे प्रबंध दे रखे हैं, है ना। अगला देखो आपके सामने कि ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम स्मारक है। तो जाहिर सी बात है स्मारक हो जाएगा। अच्छा देखो इसमें भी ना आपको एक चीज बताता हूँ। मस्जिद सभी को पता है, जहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ पे अल्लाह की जो है इबादत करी जाती है वो मस्जिद हो जाती है। इमारत, बड़ी बड़ी इमारतें क्या हो जाती हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, अगर आप दिल्ली कभी विजिट करोगे या फिर आप गुड़गांव विजिट करोगे तो वहां पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी उनको इमारत बोलते हैं। कृति क्या होती है सर? कृति होती है जो लेखक के द्वारा लिखी जाती है, वो भी कृति होती है। या फिर आपकी जो कुछ छोटी छोटी चीजें बनी होती है उनको भी आपका कृति बोला जाता है। तो यहाँ पे स्मारक जो है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, है ना, जहाँ पे पर्यटक आते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, साधन होना चाहिए, कारण होता है, या फिर हेतु होता है। देखो ईश्वर की भक्ति इंसान करता है, बोलेंगे सर बिल्कुल करता है। तो ईश्वर की जब आप भक्ति करी जाती है तो क्या हो जाता है कि भाई ईश्वर की भक्ति सौभाग्यशाली बनने का क्या है, उद्देश्य है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है सर, ये एक साधन है ईश्वर की। अगर आप भक्ति करो तो उस साधन से आप सौभाग्यशाली बन सकते हो, है ना। तो आप क्या बोलोगे, बी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखो, यहाँ पे आपको अशुद्ध भाग चुनना है। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना जो है वो आपका सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है, या फिर ड्राइवर मीरा को कार चलाना जो है, ठीक है, सिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है कि जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा कि ड्राइवर जो है ना वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। मतलब ये जो डी वाला ऑप्शन है हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं, इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं, इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहा है, इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। तो क्या होगा, इतनी रात बीते जो है आप कहाँ से आ रहे हैं, है ना। इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं, तो शुद्ध इसमें क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ए वाला जो है वो हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो याद रखना सेना कभी भी भक्तों की नहीं होती है,
टुकड़ी कभी भी भक्तों की नहीं होती, सेना की टुकड़ियां होती है, और भीड़ कभी भी यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है ना। भीड़ लोगों की होती है, तो भक्तों की क्या होती है, मंडली। क्योंकि भक्त कहीं भी जाते हैं, एक चीज को याद रखिएगा, भक्त कभी भक्तों के बारे में बात हो रही है या फिर कभी भी भक्त के बारे में बात हो रही है तो कभी भी शांतिपूर्वक नहीं जाते हैं, ये मतलब भजन कीर्तन करते हुए ही तो जाते हैं, तो इसीलिए उसको मंडली नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, मंडली। तो बी वाला जो है वो आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है भाई, घी के दिए जला दिए हमने, मतलब हमने खुशी मनाई है ना, हम बहुत ज्यादा खुश हैं आज, तो हमने घी के दिए जलाए हैं, है ना। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत के खेल कितना अच्छा है कि भाई पढ़े तो फारसी, है ना, और बेचे तेल, देख लो भाई साहब कैसा ये कुदरत का खेल। तो बताओ कि यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। चलो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे आपके सही आंसर के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, तो बोलोगे सर कि कहने का मतलब ये है कि योग्यता के अनुसार काम ही नहीं मिला, है ना। क्या हो जाएगा, योग्यता के अनुसार काम ही नहीं मिला है, कि योग्य तो है। वो वाला एक आपने डायलॉग नहीं सुना है, मिर्जापुर देखी होगी, कि जब आप योग्य हो और आपकी कोई योग्यता ना पहचाने तो बड़ा ही दुख होता है ना। तो वही अब पढ़ फारसी रहे, बेच तेल रहे, कुदरत का खेल है जो हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताना है कि दूध का जो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दूध का स्तन्य जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। हाथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर हाथ का जो पर्यायवाची वो यहाँ पे पानी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। अब थोड़ा जीके जीएस के सेशन पे आ जाते हैं। चलिए जीके जीएस के सेशन में देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना कि कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें जो पूंजी का निर्माण होता है वो उसकी कुल बचत पर आपका निर्भर करता है ना। बोलोगे सर किस पर निर्भर करता है, तो वो आपकी कुल बचत पर निर्भर करता है। तो मतलब कहने का ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज समझो, अगर यहाँ पे बचत कह लो या इसके अलावा यहाँ पे क्या कह लो, कोई भी एक ऐसा फैक्टर कह लो जो आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, देखो होता क्या है कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर कहीं ना कहीं बचत तो निर्भर करती है, और जो जीडीपी, ठीक है ना, वो एक कोई बात आप यहाँ पे समझो कि जीडीपी जो है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आपकी मैटर करती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, जीडीपी भी आपकी उतनी ही ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगला देखो कि भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक दिन में प्रणाली की शुरुआत करी थी, क्या करी थी। जो भारतीय संविधान हमारा जो है इसमें जो 101वां संविधान संशोधन होता है, इस 101वां संविधान संशोधन में बोला गया था कि भाई एक देश है तो उस पे एक कर होना चाहिए, बस आलतू फालतू के करों को हटा देना चाहिए, ये बोला गया था। कहने का मतलब समझ रहे हो ना। पहले क्या होता था, कोई भी चीज आती थी उस पर दुनिया भर के कर लगते थे कि भैया हमने भी कर लगा दिया, हमने भी लगा दिया, हमने तो पिन्नी बनाई है इसकी तो हम इसका कर लगा रहे हैं, हमने बिस्किट बनाए हम इसका कर लगा रहे हैं। नहीं हुआ क्या, ये सारे के सारे कर हटाकर आपका सिर्फ एक कर ला दिया गया, जिस कर का यहाँ पे नाम क्या हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है आपका जीएसटी हो जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स, ठीक है ना, सर्विस, ठीक है, टैक्स। ये क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो जब ये लागू होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक टैक्स लग जाता है। अच्छा, आप लोगों में से कोई ये व्यक्ति कोई भी बता सकता है कि सबसे पहले जीएसटी की पहल करने वाले प्रधानमंत्री का क्या नाम था, बताइए जरा। किसी को पता है कि सबसे पहले जिसने यहाँ पे पहल करी थी, ठीक है, यहाँ पे नोट कर देना है, सबसे पहले जिसके द्वारा यहाँ पर इसकी पहल करी गई थी वो यहाँ पे कौन से प्रधानमंत्री हैं, चलिए बताइए, बताओ। सबसे पहले प्रधानमंत्री आपको बताना है। वेरी गुड, कौन हो जाएंगे यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यहाँ पे सबसे पहली जो पहल है वो यहाँ पर करी गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये जो पहल करी गई थी, ठीक है ना, कब करी गई थी, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखोगे, ये आपकी सन 2002 में करी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस किस्म के कोयले की कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है बहुत ज्यादा आपकी पाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्यों ऐसी बातें करते हो, है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे राजा बेटा। क्या उन्होंने आते ही ये बोल दिया था कि एक देश और एक कर लग जाएगा, ये बताओ। उस समय पर उन्हें इतना अंदाजा भी नहीं होगा कि इस देश के अंदर हजारों कर लग रहे होंगे, नहीं होगा ना। तो ये एक तरीके से ये करप्शन की चीजें होती है, चीजें तो
बाद में पता चलती है कि ऐसा कुछ हमारे देश में हो रहा है ना। मैंने पहले प्रधानमंत्री नहीं पूछे। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श जो है वो आपका कहाँ करता था, ये आपको बताना है। देखो, अकबर एक ऐसा राजा था जो कभी भी अपने आप को अमीरों के अधीन होने वाला राजा बोलता ही नहीं था। कहोगे सर ऐसा क्यों? एक बात आपको बताते हैं, आप जितने के जितने मुगल राजाओं का शासनकाल देख लो, उन सारे के सारे शासनकालों में अकबर और औरंगजेब को छोड़ देना, वहां पे आपको ये चीज एक मेजर देखने को मिलेगी कि जो अफगान के अंदर जो बैठे हुए थे या तुर्क के अंदर जो यहाँ पे अमीर बैठे हुए थे, उनके चलाने से ही शासनकाल चल रहा था। समझे कि नहीं समझे? बोलेंगे सर बिल्कुल। लेकिन अकबर ऐसा नहीं था। अकबर ये बोलता था कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूं, और सबसे अच्छी उसके अंदर खासियत ये थी कि वह हिंदू मुस्लिम की एकता पर विशेषकर ध्यान देता था। और अगर यहाँ पे बताते हैं कि अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पे करता था, तो इबादत खाने में अपना विचार विमर्श करता था। ठीक है ना। अब समझोगे ये जो इबादत खाना है, कल को तुम्हें एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूज भी कर सकता है। इबादत खाने की जगह वो दूसरा नाम भी लिखकर यहाँ पर दे सकता है आपको। वो मान लो आपसे बोल दे कि आराधना घर, ठीक है ना, तो आप ये भी याद रखना कि इसका ही एक दूसरा नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका ही एक दूसरा नाम आपका हो जाता है आराधना घर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो आराधना घर है, यहाँ पर भी क्या करता था, वो इबादत करा करता था। ठीक है, ये एक ही बात है। सॉरी, इबादत बोल रहा हूं, विचार विमर्श करता था। और हर धर्म के व्यक्ति जो है यहाँ पे अपना अपना जो विचार विमर्श है किया करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये है कहां पर इबादत खाना या फिर आराधना घर, इसको ये भी याद रखो। तो ये जो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो 1575 में ये जो है बनके खड़ा कर दिया जाता है। और कहां पर, तो आप लोग याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी में ये जो है वो आपका खड़ा करा जाता है। ठीक है ना, कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ठीक है ना। चलो, जय मां भवानी। मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप जो है वो क्या है? 150/90, 120/80, 100/50, 90/80। तो याद रखना, जो मनुष्य का रुधिर चाप जो होता है ना, जो सामान्य रुधिर चाप होता है, वो कितना होता है? तो 120/80 जो है सामान्य यहाँ पे रुधिर चाप हो जाता है। सभी को पता होगा, इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बस ये समझो। कभी ब्लड प्रेशर न पाने जाना। अगर तुम्हारा 120 से ऊपर निकल रहा है, अप वाला, ठीक है ना, ऊपरी जो माप है वो 120 से ज्यादा निकल रही, तो इसका मतलब तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है। नीचे वाली माप अगर 80 से कम हो रही, तो समझ जाना तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कम है। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पर समझ लेना। तो इससे ब्लड प्रेशर का आप आइडिया लगा सकते हो। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर करती है, मूल अनिवेशिक प्रजाति कहलाती है। अंदर रहती है, आक्रमण छोड़ती है, फिर बचती है। ठीक है, चलिए देखो, वह प्रजाति जो खाली व नग्न क्षेत्र पर आपका आक्रमण करती है, वह आपकी अन्वेषक प्रजाति जो है वो आपकी कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? जय भीम बेटा, जय भीम। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या फिर सुपर फास्फेट? चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, अब समझो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन जो है वो आपका उर्वरक नहीं है, आपको बताना है। नाइट्रोजन उर्वरक यहाँ पे बेटा कौन सा नहीं है, तो जल्दी से बताइए। सुपर फास्फेट जो है वो आपका नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे कि लद्दाख के तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार किसका प्रतीक होता है? बहुत आसान सा सवाल है। लोसर त्योहार जो है नए साल का प्रतीक होता है कि भैया नया साल आ गया हमारे यहाँ, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लोसर त्योहार जो है वो आपका मना दिया। और यकीन मानना, ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है, वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो आपका आया था। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन सचिवालय जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? लंदन में, इटली में, आपके मॉन्ट्रियल में या फिर आपके टोरंटो में? तो जल्दी से बताओ। जैव विविधता का जो अभियान, ठीक है ना, अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय जो है वो आपको कहाँ पर बताना स्थित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपका हो जाता है कनाडा के अंदर स्थित हो जाता है। ठीक है ना, कब हो जाता है राजा बेटा? हमारी क्लास ना, ये समझो कि भगवान की दया से हो जाए पूरी, यही कहा करो, क्योंकि अभी मैं जब क्लास करवा रहा था तो इसमें इशू हो गया था नेट का। ठीक है, वरना ये शुक्रिया करो अदनान सर का कि उनकी बदौलत हम यहाँ पे क्लास ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका शुक्रिया करना जिनका चैनल है, जैसे ये जो सर जो है बार बार आपका जो लिंक फेंक रहे हैं, तो इनका शुक्रिया करें कि उनकी वजह से हम क्लास ले पा रहे हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन सर होगा। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो याद रखना, मॉन्ट्रियल जो है वो आपका कनाडा में है। कहाँ पर है? सभी लोग मेरे साथ रिपीट करते रहा करो, कनाडा में जो है वो आपका मॉन्ट्रियल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहला या पहली गायक गायिका बनी? जाकिर हुसैन, ए आर रहमान, आर डी बर्मन या फिर एम एस सुब्बुलक्ष्मी? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए।
तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सभी को पता होगा MS सुब्बुलक्ष्मी जो है वो भारत रत्न प्राप्त करने वाली आपकी पहली महिला संगीतकार थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं, और कहाँ की रहने वाली ये भी समझ लो यहाँ पे। ठीक है, कल को अगर तुमसे पूछ ले कहाँ कैसा क्या, तो याद रखना है आपकी कर्नाटक की गायिका हो जाती है। कहाँ की गायिका हो जाती है? ये आपकी कर्नाटक की गायिका हो जाती है, महिला संगीतकार है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग इनको सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो आपका 1966 में मिलता है। ठीक है ना, कब मिलता है आपका? 1966 में इनको जो है सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, ठीक है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इनको 1966 में यहाँ पर इनको जो है मिल जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अगला देखिए, डायनमो का निर्माण किसने किया था? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, फैराडे ने, या फिर आपका ब्रैकेट ने? तो डायनमो क्या हो जाता है? एक तरीके का ये आपका वैज्ञानिक उपकरण है, इस चीज को भी याद रखना। और इसका जो निर्माण है वो यहाँ पे माइकल फैराडे के द्वारा करा गया था। ठीक है, फैराडे, और इनका पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे जो है वो इनका यहाँ पे पूरा नाम हो जाता है। इनके द्वारा जो है डायनमो का निर्माण करा गया। तो ये साइंटिस्ट ही इसका मेजरली यूज करते हैं। ठीक है, ये भी समझो। और बेसिकली होता क्या है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, सभी ने पढ़ा होगा यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, बात अलग है कि आपको अभी तक याद ना हो यांत्रिक ऊर्जा क्या है। इस यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है किसमें? आपका इसको विद्युत ऊर्जा में आपका कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। अगला देखिए, कि असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास या फिर जवाहरलाल नेहरू? देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई स्वराज दल की सबसे पहले समझो स्थापना कब होती है, ठीक है, और किसके द्वारा करा गया था? तो यहाँ पर याद रखना ये बेसिकली दो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। अभी आपके सामने यहाँ पे चित्तरंजन दास दे रखे हैं, एग्जामिनर का मूड घूमेगा, आपको नहीं देगा यहाँ पर इनका नाम। दोनों नाम आप यहाँ पर याद रखना है कि एक नाम जो हो जाते हैं वो यहाँ पर कौन हो जाते हैं? मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, क्या याद रखोगे कि सर मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं और चित्तरंजन दास इन दोनों के द्वारा बनाई गई थी। अगर बात करते हैं, कल को मान लो एग्जामिनर पूछ ले कि भैया किस डेट में बनाई गई थी, ये भी तो बता दो, तो याद रखोगे कि सर डेट बहुत आसानी से हमें याद है कि 1 जनवरी 1933 को ये जो है पार्टी आपकी बनाई गई थी। ठीक है, क्या याद रखोगे कि 1 जनवरी 1993 को ये पार्टी जो है बनाई जाती है, पार्टी बनके तैयार हो जाती है। ठीक है ना, अब बेसिकली ये मत समझना है कि कांग्रेसियों ने ये जो पार्टी बना दी यहाँ पे लड़ गए गांधी जी से और अलग हो गए, ऐसा नहीं है। वो गांधी जी से लड़े ही नहीं। ठीक है, ये भी आपको एक फैक्टर बताते हैं, गांधी जी से लड़े नहीं थे। उन्होंने बस ये कर दिया था, ये उनके निरीक्षण में, गांधी जी की देख रेख में ये जो पार्टी है ना, तब ये बनके तैयार हुई थी। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना है कि भैया इसमें गांधी जी को अलग कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी की देख रेख में ही ये पार्टी जो है बनके तैयार होती है। समझ गए? बोलना सर बिल्कुल यहाँ तक समझ गए हैं। अगला देखो यहाँ पर क्या है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कॉर्निया, पार्टिका, रेटिना या फिर आपके लेंस? तो याद रखना यहाँ पे कि जब भी कोई यहाँ पे नेत्रदान करता है तो जो उसका कॉर्निया का पार्ट होता है ना, वो यहाँ पर क्या होता है? उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी नेत्र निकाली उठा के लगा दी, तो ये तो बिल्कुल मत सोचना। कुछ पार्ट हो जाता है, उस कुछ पार्ट में कॉर्निया आपका आ जाता है। और कॉर्निया में भी बात करते हैं कि ये होता है क्या कि कोई जिंदा व्यक्ति दे देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, पहली चीज इसको देने का सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, या फिर इसको देने की सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये होती है कि व्यक्ति जो है वो यहाँ पे मरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि ऑर्गन्स कभी नहीं मरते हैं, आत्मा निकल जाती है। आत्मा अमर है, शरीर मर जाता है। सेम चीज यहाँ पे यही है कि आत्मा अमर है, शरीर मरा है और कुछ नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 1888 में सबसे पहले यहाँ पे कॉर्निया दान करी गई। तो कॉर्निया निकालने वाले यहाँ पे बॉन हिप्पल थे। ठीक है ना, जिन्होंने ये जो है ये जो भी करके किसी और की कॉर्निया निकाल के किसी के लगा दी थी। ठीक है, समझ गए? चलो अगला देखो। अगला भाई तुम्हारे सामने है कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। अब है क्या, हमने जो बैडमिंटन खेला है, मोस्टली आप लोगों में से जिन बालकों ने या बालिकाओं ने बैडमिंटन खेला होगा, वो घरेलू बैडमिंटन खेला होगा, ले आए होंगे, उसको खेलने लगे होंगे कि भैया ठीक है कोऑर्डिनेशन बनाना है, जो चिड़िया है या जो भी शटल है उसको गिरने नहीं देना, ये वाला खेला होगा, है ना? गलत बोल रहा हूँ, तो ये चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में परंतु एक ही तरफ खड़े होते हैं। अब समझो यहाँ पे मेरी बात को, ठीक है? देखो बैडमिंटन एक गेम जो है ना, वाकई में बहुत अच्छा गेम है। अब कुछ लोग तो बैडमिंटन को लड़कियों का गेम बोल देते हैं कि भैया हम नहीं खेलेंगे, लड़कियों का गेम हम कैसे खेल लें, हम ठहरे पुरुष और हम ये गेम खेलने के नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बैडमिंटन में कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप एक दूसरे के तिरछे जो है आप यहाँ पे भेजोगे, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और बैडमिंटन में ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब एक सर्विस कोर्ट जो बना हुआ है, ठीक है ना, कि बाईं ओर वाला दाईं ओर को फेंकेगा, ऐसा कुछ भी, तो दोनों के दोनों आपके गलत है। आप कैसे भी फेंक सकते हो, तो ना तो एक और ना ही सेकंड, इतना बस आप समझ लो। बैडमिंटन है यार, जैसे मर्जी इसको फेंक के थ्रो कर दो, है ना। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? अब ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। वाईफाई का पूरा नाम सभी को पता होगा, वायरलेस
फर्टिलिटी जो है इसका पूरा नाम हो जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रत्यक्षता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निश्चित करता है? 16, 15, 14, 17 बता दो जरा कौन सा अनुच्छेद है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा जवाब है कि सर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो भाई कौन सा अनुच्छेद जो है वो यहाँ पे इस तरीके से बोलता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा जो अनुच्छेद हो जाता है 17, वो यहाँ पे क्या करता है, अप्रत्यक्षता की अवधारणा को समाप्त करता है। ठीक है, रुस्तम 2 क्या है? टैंक है, जलपोट है, लड़ाकू विमान है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब दिल जले जितने आशिक है वो रुस्तम 2 को यहाँ पर कुछ और समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में रुस्तम 2 जो है वो आपको बताना है क्या है। बताओ, पता है किसी को भी? देखो, रुस्तम 2 एक आपका लड़ाकू विमान है। डी पर टिक मत लगाओ, ये आपका क्या हो जाता है, एक लड़ाकू विमान हो जाता है। सी याद रखना है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये अभी रिसेंट में इसका प्रशिक्षण हुआ है, इसका नाम रुस्तम 2 रखा गया है। तो 2018 में आपका क्या होता है, परीक्षण होता है। वो भी कब? आपका 25 फरवरी को। ठीक है ना, 25 फरवरी को आपका 2018 में क्या होता है, इसका परीक्षण होता है। अब यहाँ पे बहुत से बालक ऐसे होंगे जिन्होंने बी बोला होगा। आपके दिल में क्या है ये हम आपको बताते हैं। क्यों बोला होगा? इन्होंने सोचा होगा रुस्तम मूवी में नहीं थी, रुस्तम मूवी में वो नेवी में था, तो जाहिर सी बात है जो दूसरी चीज यहाँ पे रुस्तम 2 जो नाम दिया गया है वो भी जल से रिलेट करता होगा, क्योंकि नेवी तो जल में रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए बी वाला होना चाहिए, जलपोर्ट है। यही सोचा होगा मोस्टली लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे कि क्यों वो जल में रहेगा, ये तो कुछ भी नहीं होगा, इनमें से तो कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने डी पे टिक लगा दिया। ये 2 ऑप्शन में आपका मन ललचाया होगा और ये हुआ भी हुआ होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लड़ाकू विमान है। ठीक है, मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब जो है किस जोड़ी ने जीता? मैट एबडेन, रोहन बोपन्ना, एंडी मरे, या फिर नोवाक जोकोविच, या फिर आपका रोहन बोपन्ना, ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज, या फिर आपका कोई भी नहीं। चलिए यहाँ पे बताइए कि ये जो हमारा सही उत्तर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन। अब ये मन में आएगा कि सर ये क्वेश्चन तैयार कैसे करें, हमें ये तो बताओ, हमें पता कैसे चलेगा इन क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है। तो राजा बेटा इन क्वेश्चन को तैयार करने का बहुत अच्छा सा फॉर्मूला ये है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो रिसेंट में गेम वगैरह होते हैं, ठीक है, जो रिसेंट्स में गेम होते हैं, ओलंपिक हुआ होगा, उसको तैयार कर लेना। रिसेंट में कोई भी अभी गेम रहा हो, जैसे चेस से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार संभावना है बने। ठीक है, चेस के रूल्स पढ़ लेना। जैसे भी बैडमिंटन का आ गया क्वेश्चन, तो बैडमिंटन के रूल पढ़ लिए थोड़े से, कि ऊपर ऊपर से देखिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पे? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि सर WHO का मुख्यालय पूछ लिया, तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि WHO का मुख्यालय। ये तो मतलब मेरे ख्याल से इतना, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ रहे हैं फिर क्या ही करना। ठीक है, खैर अब जो पूछा है तो उसका आंसर भी बता दो, और बता दो कि मुख्यालय कहाँ पे है। तो बोलोगे सर आंख बंद करके भी हम टिक लगा सकते हैं, जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। सर अदनान सर लाइव नहीं आएंगे, अब बेटा पता नहीं, आराम करने दो उन्हें। ठीक है, थोड़ा बहुत आराम भी करने दो। ठीक है, किस खेल में प्रतिभागियों को पूज्य लिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में, टेनिस में, हॉकी में, या फिर आपका बैडमिंटन में? तो यहाँ पे समझो पूज्य लिस्ट, फ्यूज लिस्ट, अच्छा सॉरी फ्यूज लिस्ट है, पढ़ने मुझे भी मिस्टेक हो गया। फ्यूज लिस्ट जो है किस में बोलते हैं? मुक्केबाजी। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं अपनी रीजनिंग पे। रीजनिंग आपको बड़ी भयानक तो नहीं लगती होगी, लेकिन यही अगर मैथ की बात आती है तो मैथ में ऐसा लगता है कि अरे सर मैथ ना होती तो अब तक मैं SSC GD का पेपर निकाल के ड्यूटी कर रहा होता बॉर्डर पे। बोल दो ये झूठ नहीं है, सच है ना। मैथ ना होती बस। ठीक है, मैथ है तो सर थोड़ा सा हम गुस्सा कंट्रोल कर ले जाते हैं, वरना अब तक तो आप ये याद रखो कि हम सीजीएल निकाल बैठे होते हैं। चलो सीजीएल ना निकालो तुम, पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो। TOKENL FMMGLN, बता दो जरा भैया कि अगला इसका जो प्लेस है यहाँ पर क्या आएगा। रीजनिंग वैसे है तो मजेदार चीज, कहो तुम कुछ भी, लेकिन गुरु है तो अच्छी चीज। सही कह रहा हूँ कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि यार क्वेश्चन तो ये हल्का लग रहा है, तुमको कठिन लग रहा है। एक काम करो ना, तुम इस क्वेश्चन को जरा इजी वे में सॉल्व करो। इजी वे समझ रहे हो? ये बताओ O से N तक जाने में कितना डिफरेंस आ रहा है? बोलेंगे सर O से N तक जाने में माइनस का 1 ही तो हो रहा है। बोलेंगे सर बिल्कुल सर माइनस का 1 हो रहा है। N से M तक जाने में क्या हो रहा है? बोलेंगे सर यहाँ पर भी माइनस का 1 हो रहा है, ये बीच वाला है। ठीक है, M से L तक जाने में माइनस का 1 हो रहा है, और L से अगर -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? L से -1 करने पर क्या आ जाएगा? अच्छा K कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सर K जो है हमारा A वाले ऑप्शन में आ रहा है। बस खत्म करो, ज्यादा टाइम ही मत फूको ना, टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। टाइम वेस्ट करो मैथ में जाके। इन छुटुक छुटुक से क्वेश्चंस में अगर तुम टाइम वेस्ट करने लग गए तो राजा बेटा समझ लेना फिर GD तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और इतने लो लेवल के मतलब ये मान के चलो कि क्या नाम,
इतने हलवा कोई अब एग्जाम आते ही नहीं कि आपसे लिख लेना। सोचो ग्रुप डी का एग्जाम निकालने में खड़ी खड़ी हो जाती है इंसान। 176, 326, 526, 776, क्वेश्चन मार्क 1426, 1826। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताओ कि जो हमारा सही आंसर है वो क्या है। डिफरेंस देखो, डिफरेंस और कुछ मत देखो राजा बेटा, डिफरेंस देख लो, क्वेश्चन सॉल्व। 176 के और 326 के बीच में डिफरेंस देखते हैं। चलो 150 नंबर्स का डिफरेंट है ना, डिफरेंस है ना, 150 यहाँ पे प्लस करो तब आ रहा है। 326 और 526 के बिटवीन में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तो 200 का डिफरेंस आ रहा है। 526 और 776 में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा 250 का डिफरेंस आ रहा है ना। और यहां से यहां तक देखते हैं कि 776 और इसके बीच में देखेंगे, हाँ बिल्कुल हम ही बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। 526 और 776 में जब पहले 150 का हुआ, 200, 250, तो जाहिर सी बात है 300 बढ़ेगा। अब 300 जब आगे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1076 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1076 हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अप्रैल को किसी कोड लैंग्वेज में उन्होंने बड़ी विकट भाषा में लिख रखा है, ठीक है ना, कि भैया पढ़ी भी नहीं जा रही है, ऐसी भाषा लिखा, कौन कौन से लेटर लिख दिए वो भी नहीं पढ़े जा रहे हैं हमसे, तो कि भाई क्या लिख दिया तुमने ही बताओ। एक तो इन्होंने यहाँ पे साइन नहीं, इन्फिनाइट का साइन लगा दिया, ठीक है ना, इन्फिनाइट का साइन लगाना। ठीक है, अब देखो भाई साहब कौन कौन से यहाँ पे भाषा में इन्होंने लिखा है, क्या क्या लिखा है। अब परम आपको बताना है, आपने अप्रैल देखो, अप्रैल में यार एक चीज देखो कि पी को क्या लिखा है, पी को तो मल्टीप्लाई लिखा ना, मल्टीप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे 2 स्टार्ट है, बी और सी। ठीक है, ऐसे ही देख के इसको सॉल्व करो। फिर डिवीजन है, मल्टीप्लाई के बाद डिवीजन, मतलब या तो बी ऑप्शन होगा या फिर आपका डी वाला ऑप्शन होगा। आर में देखो जरा यार, आर में अगर हम लोग देखेंगे तो आर को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आर को यहाँ पे बी लिख रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, बस खत्म, है ना। आसान है ना क्वेश्चन, बताओ आसान है कि मुश्किल है या भयानक है। इसी बात पे अगला वाला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है कि AEL का रिलेशन ACI से, NRV का रिलेशन आपसे पूछना है किससे होगा। अब देखो भाई साहब AEL आपके सामने दिया गया है, सोचो यार कुछ अपनी मर्जी से भी तो चलाओ दिमाग। ठीक है, मुझे यहाँ पर सिंपल एक डिफरेंस ही देखने को मिल रहा है यार, ये ना सही कर लेना, ये L है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस पता है क्या देखने को मिल रहा है, मैथ में प्रॉब्लम होती कोई बात नहीं। असल में क्या है ना, एक अच्छा आप लोग एक बात को मेरे डिनाई मत करना, कहो सर बिल्कुल जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और मैं जो तुमसे पूछने जा रहा हूँ, तुम में से थोड़े बच्चे बालक ऐसे हैं जो जीएस को बहुत मन से पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि यार जीएस क्वालिफाई कर लिया, सब कर लिया। हिंदी को और भी मन से पढ़े क्योंकि हिंदी उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड रहा है हिंदी का। अब उससे ज्यादा वो मन से पढ़े रीजनिंग, रीजनिंग उन्हें लगती है गेम की तरह, उन्हें लगता है कि एक स्टेज पार करी, दूसरी स्टेज आई, दूसरी स्टेज पार करी, तीसरी स्टेज आ गई। कौस सर बिल्कुल, इसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। जीएस में भी करंट अफेयर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें अपना जो हिस्ट्री वगैरह उसको पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर क्या पता कितने बड़े हैं, हम कौन सा पढ़ने बैठ रहे हैं, 3 बातें। मैथ को नहीं पढ़ते हैं सर, मैथ को हम कल पे टालते हैं। आज हमने इतना पढ़ लिया, हमने 5 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे हमने जीएस पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली और ये पढ़ लिया, लेकिन मैथ नहीं पढ़ने गए सर। मैथ में बोर होते हैं, मैथ समझ में नहीं आती। अरे बालक, बिना मैथ के सिलेक्शन नहीं होने का है, तो मैथ को पढ़ो, समझ रहे हो। तभी तो मैथ तुम्हारी वीक है कि तुमने मैथ, कुछ बच्चों ने तो मैथ 10th में ही छोड़ दी। लेकिन इतना बाल बुद्धि मत बनो कि जो अभी तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ है वो 10th लेवल तक की मैथ आ रही है, उसको पढ़ो बेटा, सॉल्व करो, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ो, और फिर तुम देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। भाई साहब मैथ से हलवा सब्जेक्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम मैथ को पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तो फिर नौकरी कैसे लगने की है। कड़वा है पर सच है, बोल दो कि हाँ सर ऐसा है। ई को अगर सी के बीच में डिफरेंस देखना है क्या है, -2 ही तो हो रहा है, तो हमने कहा ठीक है सर -2 हो रहा है, तो आर के बाद भी तो -2 होगा ना, वो तो दोनों डिजिट ही आपके सेम है, आर और वो तो यहाँ पे सेम ही दे रखे हैं, तो एन मतलब पीवी। और इसको कुछ भी ना करते यार, तुम इस क्वेश्चन को देखो, हमेशा मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुछ ना ऐसे वो देखा करो ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगे, कुछ सॉल्व वगैरह करो ही मत, ठीक है। पर्सनल हो गया, अरे पर्सनली तो बोला। तो देखो एनआरबी मतलब AEL जो AEL है, तो AL आपका एक प्लेस पर है ना, तो NRB भी आपका एक प्लेस पर होना चाहिए, सॉरी NB भी प्लेस पर होना चाहिए, डी वाला तभी आपका करेक्ट हो गया, खत्म कहानी। 484 का रिलेशन 12 से दे रखा है, 622 का रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि भैया किससे होगा ये बताओ, ठीक है ना। 622 का रिलेशन जो है वो आपका किससे हो जाएगा ये बताइए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो आपका क्या बनेगा। देखो 484 का रिलेशन आपका किससे है, 12 से है ना। तो 484 में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कुछ लॉजिक वगैरह यहाँ पे तुम्हारे अप्लाई हो रहे हैं कि हाँ सर यार ये वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है या फिर ये हो रहा है। सर जी मैथ में 8-7 क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम 12 क्वेश्चन करके आना, 12 से 14 क्वेश्चन, तब समझना कि तुम्हारा निकल जाएगा।
ये बताओ 484 अगर 4 से मैं कट कर दूं 12 आ जाएगा ना, अगर 2 से मैं 62 को कट कर दूं तो 2 3 6 और 2 एकम 2, तो मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 62/2 कर दूं तो 2 3 6 2 एकम 2 31 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बताओ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा। एक तो ये वाले क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे लगते होंगे, अब बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लगते होंगे, लगता होगा सर यही आ जाए तो यही इसी में पढ़ा है हम जाके वो सब निकाल ले पेपर पर। देखो भाई 4 5 3 4 5 3 बराबर 12, 4 4 4 12, 5 3 8, तो मतलब 4 जोड़ोगे 12 होगा। ए वाला ऑप्शन हो गया खत्म। ठीक है। कृष्णा को नींद लग गई बोल रहे हैं सर गुड नाइट। अरे बेटा तुम्हें करनी ड्यूटी है, ठीक है, और तुम गुड नाइट बोल रहे हो। कोई भी एग्जाम को ना सीरियस ले लिया करो, सीरियस बन जाओगे कुछ तो जीवन में याद रखोगे। किसी ने डांट दिया था बड़ी ऑनलाइन क्लास में कि पढ़ ले, हैं। चलो अब बताओ यहाँ पे कि डिफरेंट वन आपका क्या होगा। डिफरेंट वन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। डिफरेंट वन आपका क्या हो जाएगा, डीसीबी। तो डीसीबी है एक एक का डिफरेंस लग रहा है ना, माइनस के एक का, माइनस का एक, माइनस का एक। एच आई जे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो +1 वाला प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे ना, +1 वाला प्रोसेस है, +1 वाला प्रोसेस है सर, ये बहुत ठीक है। के एल एम तो यहाँ पर भी +1 है, +1 है, तो ए वाला ऑप्शन आपका हो गया। -1 चल रहा है, बाकी सब में +1 चल रहा है। क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ भाई इस वाले सवाल पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा अक्षर जो है नहीं बनाया जा सकता। एलिमेंट्री से कौन सा अक्षर जो है वो आपका नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप यहाँ पे बता दो। तो एलिमेंट्री का यूज करके क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो बोलोगे एलिमेंट्री का यूज करके ल्यूमेन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ल्यूमेन में आपका यू दे रखा है और एलिमेंट्री में कहीं पर यू आपका है नहीं। ठीक है। आ जाओ भाई, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। हमने कहा एमटेक वाले जो है ना वो सभी के सभी क्या दे रखे हैं, यहाँ पे इंजीनियर दे रखे हैं। बहुत सही। सभी एलएलएम छात्र जो है वकील है। एलएलएम वाले जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वकील हो जाते हैं, एडवोकेट हो जाते हैं। क्या सभी वकील एलएलएम छात्र हैं? जो सभी के सभी वकील है वो एलएलएम छात्र है? बोलोगे सर बिल्कुल है, कभी तो रहे होंगे। और यहाँ पे सभी इंजीनियर क्या एमटेक के छात्र हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो मतलब क्या है, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों के दोनों यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं। बात खत्म। ठीक है। चलिए अगला देखिए कि यहाँ पर आपके सामने क्या है कि चोर है, जज है, अपराधी है। चोर, जज, अपराधी में जरा बताओ तो क्या बोलोगे कि सर जो चोर होता है वो हमारा अलग होता है, ठीक है ना, और जो जज होता है वो भी हमारा अलग होता है, और जो अपराधी होता है वो भी हमारा अलग होता है। ये बोलोगे क्या? बोलोगे नहीं सर ये बिल्कुल गलत है। चोर क्या है आपका? चोर एक आपका अपराधी है, ठीक है ना। क्या बोलोगे कि सर जो चोर है वो हमारा अपराधी है, ठीक है। क्या हो जाता है, चोर जो है हमारा अपराधी हो जाता है, और जज जो है वो हमारा अलग हो जाता है उनको सजा सुनाने के लिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कंफ्यूज मत हुआ करो, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। जरा सा कंफ्यूज कर दो उसमें दिमाग खराब हो जाता है। 9 × 7 32, 13 × 7 = 120, 17 × 9 = 208, 19 × 11 = क्वेश्चन। बताओ भाई कि हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। तो सीधी सी बात है 9 × 7 मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 9 + 7 और 9 - 7 कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई बीच में रखे हैं, तो 9 और 7 आपका कितना 16, और यहाँ पे 2 मतलब हमारा 32 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाकी कुछ सॉल्व मत करो, अब सीधे इसमें आ जाओ। 19 + 11 और 19 - 11 मल्टीप्लाई कर दें तो 19 + 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 इंटू आपका 8, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा 240, है ना। तो सी वाला ऑप्शन आंसर जो है वो आपका करेक्ट बनेगा। ठीक है। आ जाओ जरा इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताओ कि अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से आपको बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। हाँ 13-14 करने से बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बेफिक्र रहो। वेरी गुड इवनिंग बेटा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चलो। जीके जीएस में तुम्हें एक क्राइटेरिया बताता हूँ। हिंदी में तुम एक काम करो, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। 20 है ना, 16 निकाल दो। जीके जीएस में आप एक काम कर दो, आप 15 निकाल दो, 14-15 निकाल दो, एवरेज 14-15 ले लो। रीजनिंग में आप 18 निकाल लो, और मैथ्स में आप यहाँ पे 14 निकाल दो। यकीन मानो आपका पेपर हो जाएगा, मजाक से हट के सही बता रहा हूँ, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रीजनिंग में खींच लेना, रीजनिंग और हिंदी में यार खींच लेना। हिंदी में 16 भी क्यों निकालो यार, हिंदी में पूरे पूरे 20 निकाल दो ना। हिंदी अगर ना आए तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, इसका आंसर दो और बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। अब ये मैं तो नहीं बताने वाला, तुम खुद से बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल है,
PRBR सब में एक में ब्रेड में ई पहले आपका आ रहा है, तो मतलब हमारा सेकंड वाला जो है वो पहले हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा, या फिर ये वाला, सॉरी, या फिर ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा। 4 तक सेम है। 4 के बाद देखो आपका थर्ड पे तो ब्रिज आएगा, या फिर आपका यहाँ पे ब्रूम आ जाएगा, तो आई जो है वो आपका पहले हो जाता है, तो मतलब हमारा 2 4 3 मतलब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? अब लो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट आने वाला है मैथ्स। लो भैया, अब मत कहना कि सर तुमने बताया नहीं, तुमने करा। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा लेना। अब बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करके बताओ राजा बेटा कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। अब बहुत आराम से समझना, जो भी क्वेश्चन मैं समझाऊं उसको बहुत आराम से समझना, कोई बैल बुद्धि का प्रयोग मत करना कि नहीं जी सर नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है, अरे ये क्या दे दिया सर, ये नहीं होगा सॉल्व। सब्र रखो, सॉल्व होगा, करवाएंगे तो सॉल्व होगा, नहीं करवाएंगे तो भैया नहीं सॉल्व होने का, ये सच्चाई। ठीक है, अब बताओ कि हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बहुत आराम से बताओ। 2.3 प्लस 4.3, इसके ऊपर लगा बार। इस बार का रहस्य जानते हो, ये वही बार है जो वर्ड मास में यूज होता है, जो आपका सिंप्लीफिकेशन जो आपके आते हैं क्वेश्चंस, वहां पर यूज होता है। देखा, ठीक है सर, समझ गए। अब बार लगा है ना, जी के जीएस में तो सुनो, तो बेटा थोड़ा सा फिर ये देखो, अगर जनरल कैटेगरी में हो तो ना होने का है, ओबीसी में भी आपका मुश्किल पड़ जाएगा, SC ST कैटेगरी में आपका बहुत इजीली हो जाएगा अगर इतना क्राइटेरिया लेके चल रहे हो तो। ठीक है, चलो अब देखो। अच्छा सर एक बात बताइए कि 2.3 4.3, तो मतलब अगर हम इसको अलग अलग करके लिख दें, आप पता है 0.3 का मतलब कौन कौन जानता है, पहले ही बताओ। 0.3 का मतलब जो है कौन कौन जानता है, बहुत आसान से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो 0.3 को क्या हम ऐसे लिखेंगे, 2 प्लस 0.3 है ना, प्लस 4 प्लस 0.3। भाई 0.3 का तो मीनिंग ही यही होता है कि नहीं होता है? गलत बता रहे हो सबके सब, जितने बालक है ना सब गलत बता रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। अब ये देखो कि ये जो 0.3 है, अगर मैं यहाँ से 0 हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बढ़ाऊंगा ना, यही तो करूंगा कि मैं नीचे एक 0 बढ़ाऊंगा। तो कभी भी बार वाला जो नंबर लिखा होता है ना, सपोज करो, ठीक है ना, कि यहाँ पे 0.3 लिखा है, तो 0.3 को हम लोग क्या लिख देंगे, 3/9 लिख देंगे, अगर इसके ऊपर बार लगाया। सपोज करो, तो सर आप पहले भी इसे पढ़ाते थे, वहां से क्यों निकाल दिया कि आपको तुम्हें लगता है कि निकाला गया होगा? अब ठीक है यार, हम तो कह रहे हम निकल गए। अरे पंचायती कम करो बेटा, ठीक है, हम तो बकवासबाजी कम करो, पढ़ ले मैं बताऊं फिर। तो देखो कहीं पर बार लगा होगा, अगर यहाँ पे 0.2 बार लगाए ना, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। समझना, बहुत आसान से तरीके बता रहा हूँ। तो बार का पहले तो मतलब समझो कि इसका मीनिंग क्या है। आपने कहा सर हम यहाँ तक तो समझ गए कि इसका मतलब क्या हो जाता है। अब ये समझो जरा कि 2 और 4 मतलब हमारा 6 होता है, बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे 3/9, ठीक है ना, और 3/9 ये हो जाएगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी आई? कोई ऐसा बालक जिसको दिक्कत आई हो? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 तिया 9। तो यहाँ पे आप समझो कितना हो जाएगा, तो 1 आपका जुड़ जाएगा और नीचे आपका 3। तो मतलब अगर ये बताओ 1/3 प्लस 1/3 है, तो ये तो सीखा ही होगा कि भाई सर 2/3 हो जाएगा। सॉरी हाँ, है ना, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 एलसीएम ऊपर क्या हो गया हमारा, 2/3। तो मतलब हमारा कहने का क्या है कि सर यहाँ पे 6 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। 6 2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 मानेंगे 3 टाइम्स आपका जाएगा, तो 3 टाइम आपका जाएगा, तो 6 3 18 प्लस आपका 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20/3। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ लो पहले, फिर तुम्हें समझाऊं। चलो पढ़ो, क्या लिखा है। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों का जो रेशियो 3:2 है, यदि इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां यहाँ पे वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थी जो है कितने % है? चलो बताओ, वापस वाला क्वेश्चन बताना है कि नहीं यार, ऐसा पता बहुत देर हो गई, तुम्हें भी समझ में, जिनको समझ में आ रहा है वो भाग लेंगे यार, तो यार चलो यहाँ पे। एक कॉलेज है, उसमें लड़के लड़कियों का रेशियो 3:2 है। एक बात को समझो, जो आपके सामने रेशियो दे रखा है ना, उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये बात को हाँ या नहीं में मेरी बुद्धि में अपने बैठा लेना। ठीक है, रेशियो को हम लोग एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x, रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, जरा ये बताओ। कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि ये जो 3:2 है हमारा क्या हो जाएगा, 3x, रेशियो हमारा 2x हो जाएगा।
कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। अब ये बताओ जो इसमें टोटल छात्र होंगे, मतलब टोटल विद्यार्थी आपके कितने होंगे? टोटल विद्यार्थी तो आपके 5x होंगे ना। इनका रेशियो ये दे रखा है, बॉयज का रेशियो ये है और गर्ल्स का रेशियो ये है। टोटल ये जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5x होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों, इनमें से 20% लड़कियों 25% लड़कियां हैं। अगर इनमें से 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं, वो वयस्क हैं, तो अवयस्क लड़के और अवयस्क लड़कियां कितनी होंगी ये बता। तो 80% जो होंगे यहाँ पे लड़के वो आपके अवयस्क होंगे कि नहीं होंगे, जरा ये बताओ। ठीक है, 80% मतलब जब परसेंट की बात आ रही तो नीचे तो पहले ही 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बताना। कहेंगे सर बिल्कुल हमारे नीचे जो है पहले ही 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में आपका रहेगा 3x। कोई दिक्कत? प्लस में यहाँ पे अवयस्क लड़कियां मतलब हमारा 75 इंटू कितना हो जाएगा? 2x प्लस बटे में हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? बोलेंगे सर कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो। एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से यहाँ पे नहीं कटे। 75 से अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा। कट कर लेते हैं। 0 से 0 आपका कट हो गया। 2 चौका 8, 2 पंजे हमारा 10। ठीक है, 5 धामन 50 और 55 25 मतलब हमारा हो गया 25 और 5 दूनी 10 और यहाँ पे हो गया 20, 5 चौको 20, 55 हमारा 25 हो जाएगा। 5/4 4/5। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमको कितना मिल जाएगा? 39x अपॉन आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अवयस्क विद्यार्थियों की कितनी प्रतिशत है ये बताओ। तो हमारा 39 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अवयस्क विद्यार्थी आपको बताने हैं। तो टोटल विद्यार्थी आपके कितने थे? टोटल विद्यार्थी आपके 5x थे और 39x अपॉन हमारा 10 और टोटल विद्यार्थी हमारे 5x, तो मतलब 1/5x इक्वल्स टू आपके पास कितना आंसर निकल आएगा? तो मल्टीप्लाई में आपका रहेगा 100, क्योंकि आपको परसेंटेज में बताना है। तो 78% जो है यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए जरा ये बताइए। क्लियर? संख्याओं का अनुपात ये है, उसका महत्तम समवर्तक 12 है, तो ये संख्या आपको बतानी है क्या हो। बताइए। मासा पता है? मासा क्या होता है? नहीं पता है तो पूछ लो, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। ये समझो पहले या फिर कि 5 8 2 4 1 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 9 से पूरी तरह आपकी विभाज्य हो। बताओ भाई, कौन सी संख्या जोड़ दें जो आपकी यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी विभाज्य हो। का नियम क्या बोलता है ये बताओ। किसी को पता है कि सभी संख्याओं का जो योग है वो 9 से कटना चाहिए, बात खत्म, तभी वो 9 से विभाजित होगी। अगर सारी संख्या को हम लोग जोड़ते हैं 5 8 2 4 1, 8 4 12 8 4 12 1 13, 13 2 15, 15 4 19, 1 20। कितना जोड़ते हैं भैया? क्या 5 जोड़े कट जाएगा? क्या 4 जोड़े कट जाएगा? 7 जोड़ो, खत्म करो सर। 27/9 कर दें, कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, समझ गए? चलो, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, पता नहीं तब भी नहीं कर पाते हो। m/n जो है 9/6 दे रखा है और आपको m+n और m-n आपको बताना रहता है। रेशियो हमको दे रखा है, रेशियो मतलब हमको m/n दिया गया है कितना? 9/6 दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि m+n, ठीक है, m/n, m-n, रेशियो का मतलब अपॉन ही तो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जरा m/n, तो मतलब हमारे सामने सीधे सीधे इसको वैल्यू लिख दो, खत्म कर दो। ठीक है, वैल्यू लिख के खत्म कर देंगे तो m का वैल्यू 9 है, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 6 और m 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 15/3, 3 पंजे हमारा 15, तो 5/1 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, पढ़ाने का तरीका बहुत खराब है। कोई नहीं भैया, सही तरीका आप पढ़ा दीजिए, हमको पढ़ा देंगे, है ना। आप बता दो, हम वैसे पढ़ा देंगे। चलो, बी वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ तक समझ लो बात को, और ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है सभी लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ तक हो सकता है, इतना जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो 30 अगर इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है तो इसको आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है ना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए और क्लास में